तो चलिए आज बात करते हैं ग्रेडियंट के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे कि हम ग्रेडियंट के कंसेप्ट को जानते हैं कि ग्रेडियंट एक स्केलर फंक्शन के लिए फाइंड आउट किया जा सकता है। ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्केलर फंक्शन के साथ हमारे वेक्टर ऑपरेटर डेल का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उस स्केलर फंक्शन का इस ऑपरेटर डेल के कारण एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। क्योंकि यहाँ पे जो नेबुला के मतलब कि वेक्टर ऑपरेटर डेल के जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी ऑपरेटर्स का टर्म्स है, उन सभी टर्म्स में आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट जैसे कुछ कंपोनेंट्स है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका ये पूरा का पूरा फंक्शन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में क्या हो जाता है, डेरिवेट हो जाता है। और डेरिवेट होने के बाद हम उन तीनों एक्सिस का ये जो रिजल्ट बन के आता है डेरिवेशन का, उसका हम क्या करते हैं, उसका हम वेक्टर एडिशन लेते हैं। क्योंकि नेबुला ऑपरेटर के अंदर आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट, इन तीनों कंपोनेंट्स के बीच में क्या है, एडिशन की साइन है। तो उसके कारण क्या होता है कि तीनों डायरेक्शन में जो भी उसका रेट ऑफ चेंज आता है, क्योंकि असल में ये जो डेरिवेटिव ऑपरेटर्स होते हैं या तो डेरिवेशन का कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है, वो एक रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने का फिनोमिनन है, या तो रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने का एक कंसेप्ट है, एक जरिया है। जिसके कारण क्या होता है कि आपका ये स्केलर फंक्शन तीनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में कितना रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करता है, ये हम पहले इंडिविजुअली चेक करते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, उन तीनों रेट ऑफ चेंज का, तीनों इंडिविजुअल डायरेक्शन का हम वेक्टर सम फाइंड आउट करते हैं। जिसके कारण क्या होता है, आपको रिजल्ट में जो इक्वेशन मिलता है, उस इक्वेशन में आपके पास जो टर्म बन के आती है, उस टर्म में क्या होता है, उस टर्म में आपके पास तीनों वेक्टर कंपोनेंट्स का वेक्टर एडिशन होता है। जिसके कारण आपको आई, जे और के, इन तीनों कंपोनेंट्स का एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके उस पूरे के पूरे स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट को। तो ये जो ग्रेडियंट का आपको रिजल्ट में मिलने वाला वेक्टर होता है, वो वेक्टर आपको क्या बताता है, वो बताता है मैक्सिमम चेंज ऑफ द इक्वेशन इन दैट डायरेक्शन। मतलब कि आप जिस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, उस डायरेक्शन में ये जो आपका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है, वो आपको बताता है। और अगर आप उस मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज के उस पॉइंट के पास, आप उस पूरे के पूरे फंक्शन का उस पॉइंट के पास स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको रिजल्ट में जो इक्वेशन मिला है, मतलब कि रिजल्ट में जो आपको एक वेक्टर मिला है, उस वेक्टर में आप उस कोऑर्डिनेट वाला एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को क्या करना चाहिए, उसमें रिप्लेस करना चाहिए। और रिप्लेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी, जिसका आपको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, कुछ इस तरह से कंपोनेंट्स का स्क्वेयर लेकर उसका एडिशन करके उसका क्या फाइंड आउट करते हैं, स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो ये कुछ ग्रेडियंट का कंसेप्ट है जो कि हमें रिमेंबर करना चाहिए उसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि जब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि उस न्यूमेरिकल एग्जांपल में हमारे पास जो स्केलर फंक्शन बन के आता है, उस स्केलर फंक्शन में हमें जो आंसर मिलता है, उस आंसर को हमें क्या करना चाहिए, जस्टिफाई करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमने ये जो पूरा का पूरा काम किया है, हमने ये जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन की है, उस कैलकुलेशन में असल में हमें क्या रिजल्ट मिला है। तो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स को। तो चलिए बात करते हैं ग्रेडियंट के दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब इंटू जेड रेस टू 4। तो हमें एक फंक्शन दिया गया है जिसका हमें क्या करना है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन वी नीड टू टेक अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर फंक्शन विथ वेक्टर ऑपरेटर डेल। मतलब कि हमें किसी भी फंक्शन का अगर ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, तो वो फंक्शन पहले कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए स्केलर फंक्शन। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये हमारा फंक्शन स्केलर फंक्शन है,
मतलब कि अगर इसमें आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट जैसे कंपोनेंट नहीं है तो ये फंक्शन कौन सा बनेगा? ये बनेगा स्केलर फंक्शन। तो यहाँ पे इस फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड रेस टू 4 टर्म ही है। यहाँ पे कोई भी आई कैरेट, जे कैरेट या तो के कैरेट जैसा कंपोनेंट नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि ये क्या है? ये एक स्केलर फंक्शन है। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था, हमें यहाँ पे इस वेक्टर ऑपरेटर डेल और इस स्केलर फंक्शन का क्या लेना है? मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो ये जो आपका डॉट साइन है वो डॉट प्रोडक्ट को नहीं बल्कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये मल्टीप्लिकेशन कैसा होना चाहिए? विच इंडिकेट्स द ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। मतलब कि ये जो आपका स्केलर फंक्शन है उस स्केलर फंक्शन के ब्रैकेट में आने वाले सभी टर्म्स को आपको इस वेक्टर ऑपरेटर डेल के सभी ऑपरेटर्स के साथ, मतलब कि डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट, डेल बाय डेल वाई जे कैरेट और डेल बाय डेल जेड के कैरेट, इन सभी के साथ आपको क्या करना है? इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के कारण क्या होगा? ये जो आपका ऑपरेटर है वो ऑपरेटर उसके ऊपर एक्ट होगा और उसके ऊपर एक्ट होने के कारण ये उसका डिफरेंशिएशन करेगा। और डिफरेंशिएशन करने के कारण हमें इस पहले कंपोनेंट के कारण एक्स एक्सिस में उसका रेट ऑफ चेंज, इस दूसरे कंपोनेंट के कारण इस स्केलर फंक्शन का वाई एक्सिस की डायरेक्शन में चेंज और इस तीसरे कंपोनेंट के कारण इसी फंक्शन का जेड एक्सिस की डायरेक्शन में उसका रेट ऑफ चेंज हमें पता चलेगा। और उस सभी डायरेक्शन की इंडिविजुअल सभी अलग अलग रेट ऑफ चेंज को हम क्या करेंगे? उसका वेक्टर सम फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमें ये बताएगा कि ये पूरा का पूरा आपका इक्वेशन, मतलब कि पूरा का पूरा आपका स्केलर फंक्शन कौन सी डायरेक्शन में और किस पॉइंट के पास कितने रेट ऑफ चेंज से वेरी हो रहा है। और उस रेट ऑफ चेंज को मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसका हम यहाँ पे ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये जो आपकी ग्रेडियंट की डेफिनेशन थी वो आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए आपको वेक्टर ऑपरेटर डेल और उस स्केलर फंक्शन का क्या लेना है? मल्टीप्लिकेशन लेना है, सभी टर्म्स का, ईच एंड एवरी टर्म्स का इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन। और ये जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आपको क्या देगा? फाइनल आंसर ऑफ द ग्रेडियंट बिकेम्स ऑलवेज अ वेक्टर टर्म बिकॉज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर ऑलवेज बी द वेक्टर टर्म। मतलब कि आपको यहाँ पे इस स्केलर फंक्शन का और वेक्टर ऑपरेटर डेल का जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वो मल्टीप्लिकेशन आखिर में आपको क्या मिल के आएगा? वो आपको एक वेक्टर टर्म मिल के आएगी। और वो वेक्टर टर्म आपको क्या समझाएगी? वो आपको ये समझाएगी कि आपका ये पूरा का पूरा स्केलर फंक्शन कौन सी डायरेक्शन में कितना वेरी हो रहा है और उस वेरिएशन का ये मैक्सिमम वैल्यू आपको बना के देगा। और अगर आप उस पूरे के पूरे आंसर का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं तो वो मैग्नीट्यूड आपको इस फंक्शन का एग्जैक्टली उस पॉइंट के पास क्या रिप्रेजेंट करके देगा? स्लोप रिप्रेजेंट करके देगा। तो देखते हैं कि इस पूरे के पूरे इक्वेशन को हम किस तरह से ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए सोल्व कर सकते। तो देखिए हमारा स्केलर फंक्शन कौन सा था? ये था स्केलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेस टू 4। तो हमें क्या करना है? ग्रेडियंट की डेफिनेशन को फॉलो करना है। जैसे ही हम ग्रेडियंट की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे वेक्टर ऑपरेटर डेल और फंक्शन एफ का मल्टीप्लिकेशन आएगा और उस मल्टीप्लिकेशन के कारण क्या होगा? यहाँ पे आएगा वेक्टर ऑपरेटर डेल, जो कि डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट, डेल बाय डेल वाई जे कैरेट और डेल बाय डेल जेड के कैरेट है। और उसके साथ हमने फंक्शन एफ को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन सभी कंपोनेंट्स के साथ क्या होगा? इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा, जिसके कारण हमें यहाँ पे मिलेगा डेल एफ बाय डेल एक्स आई कैरेट, डेल एफ बाय डेल वाई जे कैरेट और डेल एफ बाय डेल जेड के कैरेट। मतलब कि हमने फंक्शन एफ को यहाँ पे सभी कंपोनेंट्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें यहाँ पे इस फंक्शन एफ की ये जो वैल्यू है सभी टर्म्स में सभी ऑपरेटर्स के साथ वो यहाँ पे इस इक्वेशन में से यूज करके क्या करनी चाहिए? यहाँ पे रिप्लेस करनी चाहिए। तो जैसे ही हम इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये बनेगा हमारा इक्वेशन, जो कि यहाँ पे इस इक्वेशन में एफ की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के कारण बना है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन सभी टर्म्स का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है।
तो देखिए डिफरेंशिएशन किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है। पहली टर्म लेते हैं डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब और जेड रेस टू 4 और यहाँ पे आएगा आई कैरेट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे आपका वेरिएशन वाला मतलब कि ऑपरेटर में कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट। तो इस पूरे के पूरे इक्वेशन में से जो ये आपका एक्स कंपोनेंट है उसका ही सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा, बाकी के सभी टर्म मल्टीप्लाई होने के कारण यहाँ पे एज अ कॉन्स्टेंट कंसिडर होगी और एज इट इज यहाँ पे लिखी जाएगी, जबकि आपका जो भी कंपोनेंट रिलेटिव कंपोनेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं पावर आ जाता है आगे और यहाँ पे बेस एज इट इज लिखा जाता है और एक पावर क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो 2 - 1 विल बी 1। तो ये क्या बनेगा, 2 टाइम एक्स रेस टू 1 वाई क्यूब और जेड रेस टू 4 एज इट इज, और साथ में आई कैरेट तो आपको लिखना ही है। तो यहाँ पे ये आपका डिफरेंशिएशन बना 2 टाइम एक्स वाई क्यूब जेड रेस टू 4 आई कैरेट। तो आपके इस रिजल्ट के इक्वेशन में यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो आपको यहाँ पे 2 को कंसीडर करना है, 2 टाइम एक्स वाई क्यूब जेड रेस टू 4 आई कैरेट। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन आपके पहले कंपोनेंट का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा टर्म कंसीडर करते हैं, जो कि ये आपका दूसरा टर्म है। तो ये क्या है, डेल बाय डेल वाई ऑफ, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब और जेड रेस टू 4, जो कि यहाँ पे आएगा जे कैरेट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे y की रिस्पेक्ट होने के कारण हम यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करेंगे, जबकि x और z इन दोनों टर्म्स को क्या कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन पहले करता हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसकी पावर को आगे लिख देता हूँ। तो पावर क्या आगे आ जाएगी, 3, एक्स स्क्वेयर तो एज इट इज रहेगा, और पावर आगे आ जाने के कारण y का ये जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो एक पावर रिड्यूस होगी, मतलब कि 3 - 1 विल बी 2। तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वेयर और जेड रेस टू 4, साथ में ये जे कैरेट तो एज इट इज रहना ही है। तो ये डिफरेंशिएशन की टर्म क्या बन के आई, 3 टाइम एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड रेस टू 4 जे कैरेट, जो कि यहाँ पे आपको एज इट इज अच्छी तरह से देखने को मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा कंपोनेंट यूज करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे तीसरा कंपोनेंट कौन सा है, डेल बाय डेल जेड। फिर से आएगा वही कंपोनेंट, वही इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब और जेड रेस टू 4 और यहाँ पे आएगा के कैरेट। तो यहाँ पे क्या होगा, जेड की रिस्पेक्ट में जेड का डिफरेंशिएशन होगा, जबकि ये वाई और एक्स दोनों क्या कंसीडर होंगे, कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, जेड की पावर आ जाएगी आगे, एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब एज इट इज, और जेड की पावर 4 में से एक रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ये के कैरेट का कंपोनेंट तो वैसे भी यहाँ पे आना है। तो क्या हुआ, 4 टाइम एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जेड क्यूब के कैरेट, जो कि यहाँ पे आपको अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सभी टर्म्स का अच्छी तरह से डिफरेंशिएशन चेकआउट कर लिया। तो ये डिफरेंशिएशन क्या बताता है, तो ये बताता है कि आपका ये जो स्केलर फंक्शन है वो फंक्शन जब आप जियोमेट्री में ड्रॉ करते हैं तो वो स्केलर फंक्शन एक्स डायरेक्शन में किस तरह से वेरी हो रहा है, एक्स स्क्वेयर टर्म्स के अकॉर्डेंस में, वाई डायरेक्शन में किसके फॉर्मेट में वेरी हो रहा है, वाई क्यूब के अकॉर्डेंस में, और जेड डायरेक्शन में जेड रेस टू 4 के अकॉर्डेंस में वेरी हो रहा है। मतलब कि इसका वेरिएशन सभी अलग अलग डायरेक्शन में क्या है, अलग अलग है, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ता है, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ता है। मतलब कि आपको यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जो वेरिएशन है उसे एक्स डायरेक्शन के अलोंग में, वाई डायरेक्शन का वेरिएशन वाई डायरेक्शन के अलोंग में, और जेड डायरेक्शन का वेरिएशन जेड डायरेक्शन के अलोंग में फाइंड आउट करना चाहिए। तो वेरिएशन किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है, तो वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए तो हमें उसका रेट ऑफ चेंज या तो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना चाहिए। तो ये एक्स डायरेक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ पे एक्स डायरेक्शन स्पेसिफिक है, इसके कारण हमने क्या किया, एक्स डायरेक्शन का ये जो आपका आई कैरेट का यूनिट वेक्टर है उसे भी आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, जो कि ये बताता है कि ये जो पूरा का पूरा वेरिएशन है वो वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अलोंग में ही है, यहाँ पे आप वाई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी टर्म में आपने डेल बाय डेल वाई के साथ जे कैरेट को यूज किया, जो कि आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि ये वेरिएशन वाई डायरेक्शन में है और ये आपका वेरिएशन जेड डायरेक्शन में है।
तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक्स डायरेक्शन का वेरिएशन कुछ इस तरह से मिलेगा, वाई डायरेक्शन का वेरिएशन आपको कुछ इस तरह से मिलेगा और जेड डायरेक्शन का वेरिएशन आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, इस एक्स डायरेक्शन के, इस वाई डायरेक्शन के और इस जेड डायरेक्शन के वेरिएशन को आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, ये आई और जे का एडिशन पहले करके आपको क्या मिलेगा, ये आपको कुछ इस तरह से एक रिजल्टेंट वेक्टर देगा जो कि आई प्लस जे होगा। फिर क्या करेंगे, इस आई प्लस जे मतलब कि इस वेक्टर का और इस के का मतलब कि जेड वाले वेक्टर का दोनों का एडिशन लेंगे, जो कि आपको यहाँ पे आपके फेस की ओर कोई एक इस तरह से वेक्टर मिलेगा, जो कि यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपके पूरे के पूरे फंक्शन का ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि आपको यहाँ पे एक्स वाई और जेड कुछ इस तरह के लिनियर वेक्टर का वेक्टर एडिशन करने के कारण आपको जो ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, वो वेक्टर कौन सा है, वो वेक्टर आपका एक वॉल्यूम वेक्टर है। मतलब कि आपके इस पूरे के पूरे स्केलर फंक्शन के 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में आपको ये वेक्टर कहीं पे भी एक मिलेगा जो कि 3D में होगा। और यहाँ पे आपको देखिए एक्स वाई और जेड सभी टर्म्स की वैल्यूज यहाँ पे यूज करने के लिए वेरिएबल टर्म्स है। मतलब कि आप अगर इस इक्वेशन में अलग अलग कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, तो एग्जैक्टली उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के पास आपको क्या मिलेगा, इस पूरे के पूरे स्केलर फंक्शन का मैक्सिमम वेरिएशन देखने को मिलेगा। और ये जो मैक्सिमम वेरिएशन है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है, वो यहाँ पे आप एग्जैक्टली एक कोऑर्डिनेट के पास फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप वहां पे उस फंक्शन का स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये स्लोप किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है, तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में रिप्लेस करना है। और इस इक्वेशन में जब आप इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे जाहिर है कि एक्स वाई और जेड जैसे ये जो अननोन टर्म्स है, वो सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे, वो सभी टर्म्स एक वैल्यू बन जाएंगी। तो वैल्यू बनने के कारण आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मैग्नीट्यूड और उसके साथ आई कैरेट, फिर से एक मैग्नीट्यूड और उसके साथ एक जे कैरेट, और एक मैग्नीट्यूड और उसके साथ क्या आएगा, के कैरेट। तो जिसका आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए कंसीडर कीजिए कि ये आपका आई का ये जो पूरा का पूरा कोएफिशिएंट है, वो कंसीडर कीजिए कि एक मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कैपिटल एक्स है, दूसरा है कैपिटल वाई और तीसरा है कैपिटल जेड। तो आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए उन सभी कोएफिशिएंट्स का यहाँ पे क्या करना चाहिए, स्क्वायर, यहाँ पे भी एक स्क्वायर और यहाँ पे भी ये स्क्वायर, फिर स्क्वायर लेने के पास उसका क्या, एडिशन, और ये हो जाए बाद में उसका क्या करना चाहिए आपको, स्क्वायर रूट। क्योंकि आप यहाँ पे ऑर्डिनरी वेक्टर का जैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसी तरह से आपको इस वेक्टर का भी क्या करना है, मैग्नीट्यूड ही निकालना है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए, जो कि आपको रिप्रेजेंट करके देगा एग्जैक्टली आपके इस स्केलर फंक्शन का स्लोप एट दैट गिवन स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट। मतलब कि आपका ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा, उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के पास आपका इस फंक्शन का आपको स्लोप भी मिल जाएगा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के कारण, और आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के कारण ये भी मिल जाएगा कि आपका ये इक्वेशन कौन सी डायरेक्शन में मैक्सिमम वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा रिजल्ट क्या था, द फाइनल आंसर ऑफ ग्रेडियंट बिकेम्स ऑलवेज अ वेक्टर टर्म। क्योंकि यहाँ पे ये प्रूव होता है कि हमें क्या मिला है, ये एक वेक्टर टर्म ही मिली है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे इस इक्वेशन में कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करके ये कोशिश करनी है कि आपको रिजल्ट क्या मिलता है। तो आपको ये कोशिश करनी है, और अगर उस कोशिश में आपको कोई क्वेश्चन होता है, तो वो क्वेश्चन आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको वहीं से उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।